नमस्कार, वेलकम टू सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे आकाशवाणी और देश के विकास में उसकी भूमिका के बारे में। आकाशवाणी भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाता है। आकाशवाणी मतलब आकाश से आने वाली वाणी। इसको 1936 में वैसे तो इस्टेब्लिश किया गया और बाद में 1996 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी रखा गया। पूरी दुनिया में सबसे बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर ये ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी अपने आप को स्थापित कर चुका है। लेकिन इसकी यात्रा शुरू कैसे हुई? 1923 में ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई ब्रिटिश राज में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्लब की स्थापना हुई। 23 जुलाई 1927 को हुए एग्रीमेंट के मुताबिक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, इसे ऑथराइज किया गया और इसने 2 रेडियो स्टेशन शुरू किए जो कि बॉम्बे स्टेशन और केलकटा स्टेशन थे। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज को बाद में टेक ओवर किया, अपने अधीन लिया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS की 1 अप्रैल 1930 से शुरुआत की एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। 2 साल तक ये अनुभव चला। उसके बाद 1936 का साल आया और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1 अक्टूबर 1939 को एक्सटर्नल सर्विस की शुरुआत हुई पुश्तू भाषा में। इसका मकसद था जर्मनी से होने वाले रेडियो प्रोपेगेंडा के जवाब में खुद को तैयार करना और इसके लिए विशेष तौर पर जो लक्ष्य में था वो थे अफगानिस्तान, पर्शिया और अरेबिक कंट्रीज। इसी समय में ढाका स्टेशन की भी शुरुआत हुई जो कि अब बांग्लादेश में है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, आपको जानकर हैरानी होगी उस समय ऑल इंडिया रेडियो के पास महज 6 स्टेशन थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। 3 रेडियो स्टेशन ऐसे थे जो बाद में भारत के हिस्से में नहीं रहे, लाहौर, पेशावर और ढाका। आजादी के समय भारत के पास जो रेडियो सेट थे उनकी संख्या थी 2,75,000। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सर्विस की शुरुआत की गई ताकि रेडियो सीलोन के जवाब में हम भी एक अलग तरह का प्रसारण तैयार कर सकें। इसी समय रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन ने भारत में जन्म लिया और 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी और दूरदर्शन 2 अलग अलग विभागों के तौर पर अपना काम करने लगे। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन आकाशवाणी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हर रोज 57 ट्रांसमिशंस के साथ करीब 75 घंटे की प्रोग्रामिंग 108 देशों में देने का काम आकाशवाणी का ये विभाग करता है। 27 भाषाओं में कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है ताकि उस देश के मुताबिक वहां के लोग उस भाषा को समझ सकें। इनमें 15 विदेशी भाषाएं हैं और 12 भारतीय। इन कार्यक्रमों को खास तौर पर विदेश में रहने वाले लोगों के लिए तैयार किया जाता है और इसलिए स्थानीय रुचि, स्थानीय समाचारों को भी खास तौर पर ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को बनाया जाता है। विदेशी भाषाओं में अरबी, बलूची, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, इंडोनेशियन, पर्शियन, पुश्तू, रूसी और थाई, तिब्बतन और अंग्रेजी समेत 15 भाषाओं में प्रसारण रोज किए जाते हैं। भारतीय भाषाओं में बंगाली, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू समेत कई भाषाएं शामिल हैं। सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट, सबसे लंबा ब्रॉडकास्ट उर्दू में होता है जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हर रोज विदेशी प्रसारण में ही
आकाशवाणी कम से कम 8 घंटे का प्रसारण तैयार करने की क्षमता रखता है। हज के दौरान सऊदी अरेबिया के श्रोताओं के लिए विशेष प्रसारण किए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग मौकों पर आकाशवाणी अलग अलग भाषाओं में और उस समय की रुचि अभिरुचि के मुताबिक कार्यक्रमों को तैयार करता है और उन्हें परोसता है। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन असल में भारत और दुनिया के बाकी देशों के बीच एक पुल का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़ता है और उनके मुताबिक उनकी भाषा में बात को कह देता है। लेकिन साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय नियम कानून और भारत की रुचि, भारत का जो इंटरेस्ट है, उसको खास तौर पर ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए और उनकी भारतीयता, राष्ट्रीयता बनी रहे। आकाशवाणी प्रसार भारती का एक महत्वपूर्ण अंग है और कई विभाग इसके अधीन आते हैं। प्रोग्रामिंग विंग, इंजीनियरिंग विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, सिक्योरिटी विंग और ऑडियंस रिसर्च विंग। असल में ये एक 3 तरह की ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम है जिसमें नेशनल, रीजनल और लोकल, इन तीनों का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय का मतलब स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाएं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उनसे जुड़े हुए विचार। क्षेत्रीय स्तर पर वहां की जो क्षेत्रीयता है, वहां की जरूरतों और वहां की जो स्थानीय बोलियां हैं, उनके मुताबिक कार्यक्रमों का निर्माण। और लोकल स्तर पर एकदम ही जो बहुत ही छोटे पिछड़े हुए इलाके हैं, उनके मुताबिक कार्यक्रमों का निर्माण, क्योंकि आकाशवाणी चाहता है कि जब कार्यक्रमों का निर्माण हो तो कोई भी पीछे ना छूटे। किसी भी एक छोटे से इलाके में रहने वाले भारतीयों को भी ये लगे कि आकाशवाणी उसके सरोकारों की चिंता करता है। 116 रीजनल चैनल्स 29 राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अपना काम करते हैं और वहां की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। जब स्थानीय कार्यक्रम बनते हैं तो वहां की स्थानीयता, वहां का आर्ट, कल्चर, कला और वहां की रुचियां, ये उसका हिस्सा बनती हैं। अब बात न्यूज सर्विस डिवीजन की। आकाशवाणी के बाद दूरदर्शन आया, उसके बाद निजी चैनल आए। खबरों का प्रसार भरा, खबरों का प्रसार बढ़ा। भारत में इस समय जितने टीवी चैनल देखे जाते हैं और जितनों का निर्माण हुआ है, जितनों की उत्पत्ति हुई है, पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास इतने टीवी चैनल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आकाशवाणी की आवाज, उसकी सुंदरता, उसकी मधुरता कायम है। खबरों के मामले में खास तौर पर आज भी आकाशवाणी को एक तरह से अंतिम सत्य माना जाता है। आकाशवाणी की कही बात, उसमें प्रसारित खबर को सत्यता के आधार पर प्रमाणित माना जाता है। न्यूज सर्विस डिवीजन, जो कि ऑल इंडिया रेडियो का एक हिस्सा है, करीब 650 बुलेटिन तैयार करती है। 56 घंटों का ब्रॉडकास्ट 19 भाषाओं में तैयार करने में उसकी महारत है और इन्हें भी राष्ट्रीय, रीजनल, एक्सटर्नल सर्विसेज और लोकल स्वाद के मुताबिक बहुत से कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो अर्बन ऑडियंस, यानी कि जो शहरी ऑडियंस है, जितना उसका ध्यान रखता है उतना ही ध्यान रखता है उस ऑडियंस का जो ग्रामीण है, जो शहरों से बहुत दूर है। देश में बदलावों को देखते हुए और डिजिटल क्रांति को देखते हुए आकाशवाणी ने भी अपने आप को डिजिटाइज किया और आज के जमाने में आकाशवाणी डिजिटाइजेशन में काफी आगे बढ़ चुका है। कुछ और जरूरी माइलस्टोन्स जो आकाशवाणी ने पिछले कुछ सालों में तय किए, ये भी आपके साथ साझा करना जरूरी है। 1952 में पहली बार म्यूजिक ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ। उसके बाद टॉक्स शुरू हुए, वार्ताएं शुरू हुई, रेडियो संगीत सम्मेलन आए, युववाणी 60 के दशक में शुरू हुआ,
जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। युववाणी ने देश के बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स को, जो आज जिन्हें आप बड़ा ब्रॉडकास्टर मानते हैं, उनमें से कईयों को मंच प्रदान किया। 1977 एक विशेष साल था। इस साल आकाशवाणी ने पॉलिटिकल पार्टी के ब्रॉडकास्ट शुरू किए, मतलब अलग अलग राजनीतिक दलों को जगह देनी शुरू की समान तौर पर। 1985 में आकाशवाणी ने हर घंटे न्यूज बुलेटिन देने की परंपरा को शुरू किया। 90 के दशक में फोन इन प्रोग्राम शुरू हुए, जिसका मतलब ये था कि कोई श्रोता अपने घर पर बैठकर फोन के जरिए किसी भी जरूरी सवाल पर जवाब मांग सकता था। इसमें सबसे ज्यादा मदद किसानों को ही, हमारे जो खेती से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको हुई, क्योंकि वे सीधे वैज्ञानिकों से सवाल पूछ सकते थे खेती बाड़ी से जुड़े, और इससे उन्हें बहुत मदद मिली। इसी तरह शिक्षाविदों को, छात्रों को फोन इन कार्यक्रमों से जबरदस्त सहायता प्राप्त हुई। 90 के दशक में प्रसार भारती कॉर्पोरेशन अपने एग्जिस्टेंस में आया। अब यहाँ एक और जरूरी बात, 12 नवंबर 2001 को आकाशवाणी ने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे की शुरुआत की, और इसकी वजह ये थी कि आजादी के बाद पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी जब आकाशवाणी की इमारत में गए तो वो दिन आकाशवाणी एक यादगार के तौर पर सहेजना जाता था। और यही वजह है कि उस यादगार के तौर पर 12 नवंबर 2001 से इस दिन को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के तौर पर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आप कभी संसद भवन में बने हुए आकाशवाणी के मुख्यालय में जाएंगे तो आपको देखकर बहुत खुशी होगी कि वहां पर एक पट्टिका लगी है जो महात्मा गांधी के उस आगमन को आज भी ससम्मान, सस्नेह याद करती है। 2004 में आकाशवाणी ने किसान वाणी कार्यक्रम की 12 स्टेशनों में शुरुआत की। तो इस तरह कई ऐसे कार्यक्रम आकाशवाणी ने बनाए जो कि भारतीय जनमानस की जरूरतों को पूरा करते थे। किसान वाणी की खासियत ये रही कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय के सहयोग के साथ शुरू किया गया। स्थानीय किसानों को इससे जोड़ा गया, उनकी जरूरतों, उनके सवालों को ध्यान में रखा गया। मौसम से जुड़े उनके सवाल, खाद से जुड़े सवाल, बीजों से जुड़े सवाल, ऐसी तमाम फहरिस्त तैयार की गई और बहुत ही स्थानीय स्तर पर जाकर उनके सवालों के जवाब दिए गए। इसी तरह पर्यावरण, सामाजिक जरूरतों से जुड़े हुए कार्यक्रम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव, साक्षरता, सेहत, इन तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कार्यक्रमों को तैयार करने की परंपरा आकाशवाणी ने जारी रखी। यहाँ पर बात हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसकी भी की जा सकती है। सेहत के मामले में और विकास के मामले में ये भी एक जरूरी कदम था। आकाशवाणी ने इसकी तरफ भी गौर दिया, जैसे कि बच्चों की परवरिश, उनकी सेहत, माँ की सेहत, बच्चों की सेहत, इसी तरह बच्चों से जुड़े अधिकार, गर्ल चाइल्ड से जुड़े हुए अधिकार, हमारे यहाँ बिगड़ती हुई सेक्स रेशो, टीबी, लेप्रेसी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, एड्स, पोलियो, जितनी भी समय के मुताबिक जो भी जरूरतें सेहत से जुड़ी हुई दिखाई दी, उन सब पर आकाशवाणी ने तत्परता दिखाई। कोविड के दौर में भी आकाशवाणी ने इस बात पर ध्यान दिया कि अलग अलग कैंपेन्स बनाई जाएं, लोगों को बार बार जागरूक किया जाए, हाथों को बार बार धोना है, अपना ध्यान कैसे रखना है, सामाजिक दूरी कैसे बनाए रखनी है, इस पर गौर किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जो जहन में आती है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से जुड़कर अपनी बात को पहुंचाने का एक बहुत जरूरी संकल्प लिया। मन की बात के जरिए नियमित तौर पर
वे भारतवासियों के साथ जुड़ते हैं, उनके सरोकारों की जवाब देते हैं, उनसे अपने मन की बात करते हैं। जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा कदम है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये समझा कि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए उनकी बात को सभी देशवासियों तक पहुंचाना बहुत ही उचित और बहुत ही सक्षम कदम होगा। इसके अलावा आकाशवाणी ने बच्चों से जुड़े हुए कार्यक्रमों पर भी खास तवज्जो दी। आप देखिए, आज भी बहुत से टेलीविजन चैनल्स होने के बावजूद बच्चों की आवाज कहीं दबी रहती है। बच्चों के लिए जगह नहीं बन पाती। कई बार टीआरपी का यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का भी बहाना होता है, लेकिन आकाशवाणी ने ऐसे किसी बहाने को नहीं अपनाया और अपने मैंडेट में उसने शामिल किया कि वो बच्चों से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां, फीचर्स, उनसे जुड़े गाने, इंटरव्यूज और पौराणिक कथाओं को जोड़ेगा। वे तमाम चीजें जोड़ेगा जिन्हें बच्चे सुनना चाहते हैं और जिससे बच्चे कुछ सीख सकते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का कुछ मौका मिले। तो मैंडेट में शामिल हुआ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, केयर एंड सपोर्ट टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, इक्वल स्टेटस ऑफ गर्ल्स, बेसिक एजुकेशन, safe and supportive environment to children, improvement in the economic condition of family and self-reliant society, national and international cooperation for better future of the child, safe drinking water facility, sanitary means। ऐसे तमाम कार्यक्रमों को आकाशवाणी ने जगह दी। आज भी नियमित तौर पर कई ऐसे कार्यक्रम भी आकाशवाणी प्रस्तुत करता है जिसमें बच्चों को स्टूडियो में आने का मौका मिलता है, अपनी बात को कहने का मौका मिलता है। वे साहित्य और समाज से जुड़ते हैं, समाज की जरूरतों से जुड़ते हैं और उसे पहचानते हैं। सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी की देश के विकास में भूमिका के बारे में। अब तक हमने आकाशवाणी का इतिहास, उसमें दिखाए जाने वाले अलग अलग कार्यक्रमों, फिर मन की बात, बच्चों से जुड़े सरोकार, राष्ट्रीय सरोकार, इसके बारे में बात की। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आकाशवाणी ने महिलाओं को भी बहुत तवज्जो दी। भारत की महिला और विकास मंत्रालय की मदद के साथ कुछ ऐसे कार्यक्रमों की संकल्पना की गई जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करती है। इसके अलावा उनसे जुड़े हुए मुद्दे जैसे एट्रोसिटीज ऑन विमेन, ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन, फीमेल फीटिसाइड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और किसी भी तरह के दुराचार से जुड़े मुद्दों से अवगत कराने के लिए महिलाओं को जोड़ा गया। हेल्पलाइंस शुरू की गई, लीगल एड शुरू किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं भी सीधे तौर पर आकाशवाणी से जुड़कर किसी भी तरह के सवाल को पूछ सकें और उनके जवाब पा सकें। आकाशवाणी ने महिलाओं को सबल, साक्षर और समर्थ बनाने में पूरी भूमिका निभाने की कोशिश की। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अपने इस मोटो को, अपने इस मंत्र को आकाशवाणी हर रोज निभाता रहा है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑफ ड्रामा आकाशवाणी का एक और जरूरी हिस्सा है। इसने साहित्य को बहुत बड़ी जगह दी है। प्रेमचंद से लेकर महादेवी वर्मा, अलग अलग दौर के साहित्यकार, आप जिनके बारे में भी सोचें, उनसे जुड़ी हुई यादें, स्मृतियां, उनका लिखा हुआ सहेजा, उनकी आवाज को सहेजा, उनकी लिखी हुई बहुत सी बातों को सहेजा और साहित्य के दर्पण को बनाकर आकाशवाणी में प्रस्तुत कर दिया। कई ऐसे नाटक और संस्मरण प्रस्तुत किए गए जिससे भारत की अलग अलग पीढ़ियां अपने आप को साहित्य की विरासत से और नाटक की विरासत से जोड़ती गई। साहित्य भारती, संस्कृति भारती, चित्र भारती, विज्ञान भारती, युवा भारती, ऐसे कई मैगजीन प्रोग्राम आकाशवाणी ने शुरू किए। यहाँ पर संगीत की बात भी करूंगी। भारत की उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बीवी केसकर ने नेशनल प्रोग्रामिंग ऑफ म्यूजिक की शुरुआत की। 1952
था वो साल, और उसके जरिए एक शुरुआत हुई कि भारत में संगीत से जुड़े हुए, उसमें रुचि रखने वाले श्रोताओं की आवाज को बनाने का आकाशवाणी को प्रयास किया जाए। उसके बाद के दौर में बहुत सारे कलाकार आकाशवाणी से जुड़े, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक को भरपूर जगह दी गई। पंडित रविशंकर, पंडित पन्नालाल घोष, टी.के. गोविंदराव जी, डॉक्टर R.के. श्रीकंठन, डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण, ऐसे बहुत से नाम, बहुत से संगीतज्ञ आकाशवाणी की उस विरासत का हिस्सा बने। तो आपने ये भी गौर किया होगा कि आकाशवाणी ने सैनिक भाइयों के लिए भी इसी तरह से कुछ संगीत कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि जो सरहदों में तैनात हैं उनकी पसंद के गानों को भी सुनाया जा सके। आपने हवा महल का भी नाम सुना होगा, और आपने ये भी जाना होगा कि सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में आज भी आकाशवाणी के संगीत के कार्यक्रमों का कोई सानी नहीं है। तो आज मैंने आपसे आकाशवाणी की यात्रा की बात की, लेकिन जो जरूरी बात और भी है वो ये कि आकाशवाणी को थिएटर ऑफ द माइंड भी कहा जाता है। रेडियो में वो क्षमता है जो आपके काम में बाधा नहीं बनता। किसी भी समय आप रेडियो को सुन सकते हैं, कुछ भी काम करते हुए, वो आपको रोकता नहीं है। दूसरी बात जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता वो ये है कि रेडियो आपकी कल्पना की शक्ति को बढ़ाता है। आप जब किसी कार्यक्रम को सुनते हैं, क्योंकि आपके सामने चित्र नहीं है, आप तुरंत एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, आप दृश्यों की कल्पना अपने दिमाग में करते हैं। और यही वजह है कि जब आकाशवाणी ने खास तौर पर बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाने शुरू किए तो ये गौर में रखा कि बहुत ही टेंडर एज का जो बच्चा है उसकी कल्पनाशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि वो नए शब्द सीखे, नई चित्रावली को जाने, नए नए देशों, नए नए प्रदेशों के बारे में जाने, नए शब्दों के बारे में सुनते हुए नई नई धुनों के बारे में भी जाने, और उसकी कल्पना शक्ति अकल्पनीय हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने यह भी ध्यान रखा कि भाषा के साथ खिलवाड़ न हो। हिंदी का कार्यक्रम है, हिंदी में हो, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में हो। विकास में एक बड़ा योगदान उसने ये भी निभाया कि उसने ये सिखाया कि अगर आप अपनी भाषा, अपने बोलने के सलीके, अपनी समझ में और गहराई, न्यूज और करंट अफेयर्स को और आप गहराई से समझना चाहते हैं, देश और दुनिया से गहराई से जोड़ना चाहते हैं, और आप सत्यता के आधार पर मापी हुई खबरों को सुनते हुए अपने ज्ञान का इजाफा करना चाहते हैं, तो आकाशवाणी का मंच आपके लिए मौजूद है। इस भूमिका को निभाते हुए इतने सालों में आकाशवाणी के पास सैकड़ों की तादाद में हर रोज चिट्ठियां आती रही, और सोचिए कि उसने उस लेखन की परंपरा को भी कायम रखा। बरसों बरस जब इंटरनेट की आमद देश में नहीं हुई थी तो लोग चिट्ठियां लिखकर आकाशवाणी में ये प्रार्थना किए करते थे कि हमारी पसंद के उस कार्यक्रम को दोबारा सुना दिया जाए या हमारी पसंद के इस गीत को सुना दिया जाए। आप सोचिए कि वाचक परंपरा को पूरी तरह से स्थापित करते हुए आकाशवाणी ने उसके साथ साथ कितनी और परंपराओं को जिंदा रखने में भारत की मदद की। इसके अलावा नृत्य जैसी महत्वपूर्ण शैली, आप उसे देख नहीं सकते लेकिन आप उसके बारे में सुन सकते हैं, उसको आकाशवाणी ने भरपूर जगह दी। इसी तरह पर्यटन, किसी जगह पर लोग जा नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी खुशबू को भी आकाशवाणी ने सजोया और बटोरा। और फिर एक नई परंपरा ये भी शुरू की, जो पुराने समय की कैसेट्स थी, पुराने समय का ऑडियो था, उसको सहेज कर एक आर्काइव्स को तैयार आकाशवाणी ने कर दिया। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में जो हमने बात की, उसमें खास तौर पर इस बात पर ध्यान देने की कोशिश की कि भारत के विकास में आकाशवाणी का जो रोल था, जो भूमिका है, वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। एक शिक्षक और एक छात्र के तौर पर भी आकाशवाणी हम सब के लिए ज्ञान का एक बड़ा महत्वपूर्ण मंच है।
उम्मीद है आज की वार्ता आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।